दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्या हालचाल। वेलकम बैक टू एथी कोचिंग सेंटर। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से एथी कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। कक्षा 10 गणित के सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज द्विघात समीकरण का 4.3 प्रश्नावली। आज उस प्रश्नावली का हल देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले जान जाते हैं मूल के बारे में। हम लोगों ने जाना ही है। तो अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है पहले से, तो उसके मूल कैसे निकालते हैं पहले ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण पहले से ही दिया हुआ है तो उसके मूल को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि x इज इक्वल टू x जो है वहाँ पे ये मूल है, उसका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो फार्मूला है इससे हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला है इससे हम किसी भी द्विघात समीकरण अगर दिया हुआ है तो उसके मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसे एक और समीकरण के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसे और किस नाम से जाना जाता है। कमेंट करिएगा, अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करिएगा कि इस समीकरण को, ठीक है, इस फार्मूले को और किस नाम से जाना जाता है। बाकी आगे एक चीज और है, उसको भी जान लेते हैं। नेक्स्ट है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, अब मूलों की प्रकृति भी डिपेंड करती है इसी पे। तो चलिए देखिए मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास दो मूल आते हैं तो वो प्लस में आएंगे माइनस में आएंगे, कैसे आएंगे वो सब जानते हैं ना। तो देखिए माइनस 4ac ये फार्मूला, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसे ही कहा जाता है विविक्त कर। इसे विविक्त कर कहा जाता है। अब मूल कैसे होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी, डिपेंड करता है विविक्त कर पे। अब वो डिपेंड कैसे करता है तो देखिए, अगर d की वैल्यू, अगर इस d की वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे। वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो इसका मतलब वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल नहीं होगा, या तो इसे आप वैसे भी कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और नेक्स्ट है कि अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, यानी विविक्त कर अगर 0 आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि जो मूल होंगे वो बराबर होंगे। दो बराबर मूल होंगे। अब मूल हमने बताया ही था, जो अल्फा और बीटा होता है, यानी जो x की वैल्यू निकल के आती है। x की हमेशा दो वैल्यू निकल के आती है, तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे और क्वेश्चन लगाते हैं तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। कहाँ पर जब जहाँ पर इन चीज़ों को अप्लाई किया जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगी कि इसका यूज क्या है प्रश्न में और कैसे किया जाता है। तो चलिए अब इसको इरेज करके बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन की ओर। तो इसे हम इरेज करते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.3 के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है पहला वाला कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो पहले चेक करेंगे कि इनकी प्रकृति क्या है, क्या इनका अस्तित्व है या नहीं। अगर होता है तो मूल ज्ञात करेंगे, अगर नहीं होता है तो उसका मूल ज्ञात नहीं करेंगे। तो काफ़ी अच्छा तरीका है। तो चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।
तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये पहले का पहला है, प्रश्नावली 4.3 हम लोग लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इधर ही करते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और तीसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इसमें हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर मूल वास्तविक होते हैं, उनका अस्तित्व संभव होता है, तो उनको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए ऐसे जब समीकरण दिए हुए हों, द्विघात समीकरण दिए हुए हों, तो हमारा जो द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा मूल तरीका होता है, मूल समीकरण होता है। इसी से इसकी तुलना करते हैं, इसी से इसकी तुलना करते हैं। तो चलिए तुलना कर लेते हैं। तो a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 2, b की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से -3 और c की वैल्यू निकालेंगे 5। तो यहाँ से हम इसका विविधकर निकाल लेते हैं, d का मान निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b² का मान -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। यहाँ से -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और -4 दूनी के 8, 8 पचे 40। तो जो d की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -31। अब ये माइनस में आंसर आ गया, तो इसका मतलब है कि जो d है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो इसका मतलब कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, मूल कोई वास्तविक मूल नहीं है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मूल का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्लियर? अगर मूल है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है, तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना ही पे करके छोड़ देंगे। क्लियर हुआ आपको? अब समझ में आ रहा है कि ये विविधकर यानी डी की वैल्यू यानी डी का जो ये फार्मूला हमने क्यों बताया था। अब चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी। चलिए इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जब इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी -4√3 एंड c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 4 निकल के आ जाएगी। तो चलिए इसको भी निकल लेते हैं। तो d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू जो हो जाएगी वो -4√3 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। क्लियर? c की वैल्यू 4। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और ये 3 गुणे 3 माइनस 4 3 12, 12 चौक 48। तो d इज इक्वल टू 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यानी d की जो वैल्यू आई है वो 0 के बराबर आई है। जब d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो क्या होता है, तो क्या होता है, दो बराबर मूल होते हैं, दो बराबर मूल होते हैं। क्लियर है? जब d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो दो मूल होंगे और दोनों ही बराबर होंगे। तो अब उनको ज्ञात भी करना है, क्योंकि बोला था कि अगर अस्तित्व है तो उनको ज्ञात करना है। तो जब 0 के बराबर आ रहा है तो यानी इसके मूल के अस्तित्व होंगे और दोनों बराबर होंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए हमने बताया था मूलों को ज्ञात करने का फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। अब समझ में आ रहा है? और ये अपन 2 है। अब चीज़ें समझ में आ रही है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4√3। ये ऑलरेडी माइनस है फार्मूले वाला, और b की वैल्यू भी माइनस में है -4√3।
फिर ये प्लस और माइनस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी ये डी का ही मान है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया है, यानी इसकी जगह हम लोग 0 रख सकते हैं। और अपन 2a, ए की वैल्यू आई थी 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे होगा 4√3, ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। और 2 तियाँ 6, ठीक है। 2 से काट सकते हैं, 2 से काट देंगे, 2 दूना के 4, 2 तियाँ के 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√3/3, 2√3/3। इसको और भी इजी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, जो √3 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हुआ। x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, ये जो एक मूल निकल के आ गया 2√3/3। अब दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल भी यही होगा। क्यों, क्योंकि जो d की वैल्यू है वो 0 निकल के आई है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों जो मूल होंगे वो बराबर होंगे। जब दोनों मूल बराबर होंगे तो x की दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। x की वैल्यू दोनों सेम ही आएगी। अब देखिए दोनों पता कैसे करते हैं, यही जो प्लस और माइनस बीच में दिख रहा है ना, इसी से दोनों मूल को पता किया जाता है। अगर हम यहाँ पे प्लस, अब देखिए पहला मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर केवल प्लस रखेंगे, ये माइनस को हटा लेंगे तो 0 प्लस करेंगे तो सब कुछ सेम ही आएगा। अगर यहाँ पे माइनस कर दे तब वो सब सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि 0 को जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोनों जो मूल हो जाएंगे यानी अल्फा और बीटा की बात करें अगर हम, तो कितना हो जाएगा 2√3/2, एंड बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी हो जाएगी 2√3/3, यही है, ठीक है। यानी दोनों जो मूल होंगे वो सेम ही होंगे। क्लियर है, अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं इसी प्रकार। तो यहाँ से फिर इस समीकरण की तुलना इससे कर लेंगे तो a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2 निकल के आएगी, b की जो वैल्यू निकल के आएगी -6, एंड c की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 3 निकल के आएगी। तो पहले इसकी d विविधकर को निकाल लेते हैं। तो b इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये रूट नहीं रहेगा, तो b² - 4ac, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 गुणे a की मान 2 और c का मान 3, 6 दूना के 6 का स्क्वायर 36 -4 दूना के 8, 8 त्रिक के 24। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो d का जो मान है वो बड़ा है 0 से। यहाँ पर देखिए d का मान 12 आ रहा है, यानी d की जो वैल्यू है 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्लियर है, 2 भिन्न वास्तविक मूल तो होंगे, लेकिन 2 होंगे और अलग अलग होंगे। तो चलिए अब उनको भी ज्ञात करेंगे। अब उनको ज्ञात करने के लिए हमको थोड़ा जगह चाहिए था, जिससे मैं इसको मिटाऊंगा। तो चलिए अब इसके वास्तविक मूल को देखते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे दोनों मूल को। देखिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। तो x इज इक्वल टू, अब देखिए x इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है, वहाँ पर देखिए -6 हो जाएगा, प्लस -b² - 4ac का मान कितना है 12 आया है, तो ये रूट में 12 हो जाएगा, और अपान 2a, 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 12/2 दूना के 4। क्लियर। अब देखिए यहाँ से दोनों मूल निकलेगा, तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस √12/4। अब √12 को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस √12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 यानी 2√3/4। x इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस √3 बचेगा
4, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 बटा के 2। ये पहला मूल निकल के आ जाएगा, यानी अल्फा बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहला मूल क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपान 2। इसी प्रकार दूसरा मूल निकालते हैं। दूसरा मूल के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर चिन्ह यस प्लस वाला लिए थे, अब वहाँ पे चिन्ह माइनस वाला लेंगे। तो कहेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस रूट 12 अपान 4। वही काम होगा फिर से, तो x इज इक्वल टू यहाँ 6 माइनस रूट 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 रूट 3 अपान 4। तो x इज इक्वल टू यहाँ से फिर से 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपान 4। तो x इज इक्वल टू 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 3 अपान 2। ये दूसरा मूल निकल के आ गया। ठीक है, देखिए दोनों मूल नंबरिंग सेम है, लेकिन प्लस माइनस का फर्क है, यानी दोनों ही मूल क्या है, अलग अलग हैं और दोनों ही वास्तविक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी समीकरण के मूल को पता कर सकते हैं, उसकी प्रकृति को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और उसका हल देखते हैं। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे कि उसके 2 बराबर मूल हों, उसके 2 बराबर मूल हों। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 एंड दूसरा क्वेश्चन है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि k का मान ऐसा हमको निकालना है कि इसके 2 बराबर वास्तविक मूल हों। ठीक है, तो बराबर मूल होने के लिए क्या फार्मूला होता है, d का मान जो होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए। d का मान 0 के बराबर होने का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए बराबर मूल के लिए। बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होना चाहिए, वो 0 के बराबर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें हमारे मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। तो लिखेंगे बराबर मूल होने के लिए, बराबर मूल होने के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो b की वैल्यू k हो जाएगी, k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 और c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 दुना के 8 त्रिके 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 24 को उधर भेज देंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 24। क्लियर है। तो k इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, इस रूट में 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 4, यानी k इज इक्वल टू 2 रूट में 6। ये निकल के आ गया k की वैल्यू। ठीक है, k की वैल्यू निकल के आ गई। चलिए इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो k का गुणा अंदर x से करेंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, फिर kx का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2kx और यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर इसकी तुलना करेंगे इस मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो जो a की वैल्यू निकल के आएगी वो k निकल के आएगी, b की वैल्यू माइनस 2k निकल के आएगी एंड c की वैल्यू 6 निकल के आएगी। ठीक है, तो मूल वास्तविक हो बराबर हो उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर मूल के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो b की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 2k का होल स्क्वायर, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू क्या है,
ए की वैल्यू की है और सी की वैल्यू 6 है इज इक्वल टू 0। यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 4k² आ जाएगा माइनस 6 चौका 24 के इज इक्वल टू 0। उस 24 को के को उधर भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे करते हैं तो ये इधर बच जाएगा 4k² इज इक्वल टू माइनस 24 के को 0 तरफ पक्षांतर करेंगे तो 24 के प्लस में हो जाएगा 4k² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24k/4। 4 से काट देंगे 6 बार में, यानी k² बराबर क्या हो जाएगा 6k हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए इधर क्या है k 2 ठे है यानी k गुणे k और इधर क्या है 6 गुणे k है ना, 6 गुणे k है। अगर हम इधर गुणे में इधर भेजेंगे तो बट्टे में हो जाएगा, यानी इधर केवल एक k बचेगा, इधर 6k/k। तो k से k कैंसिल आउट, यानी k की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई 6 निकल के आ गई। दैट्स इट। तो ये रहा क्वेश्चन करने का तरीका। तो आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो इसी बात पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी प्रश्नावली का, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं, मान लेते हैं, माना बगिया की लंबाई मान लेते हैं, नहीं चौड़ाई मान लेते हैं ना, बगिया की चौड़ाई x। तो लंबाई के बारे में क्या बोल रहा है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, बोल रहा है चौड़ाई की दुगुनी यानी 2x, ठीक है। बाद में आगे बोल रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई और चौड़ाई की बात किया है तो यहाँ पर हमको ये चीज़ समझ जाना होगा कि वो कहीं ना कहीं आयत जैसे स्वरूप की बात कर रहा है। तो जो बगिया का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू 800 मीटर। तो लंबाई की क्या माने थे हम लोग 2x और चौड़ाई क्या माने थे x माने थे, इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² इज इक्वल टू 800, ठीक। अब क्या संभव है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं पहले। या तो 2 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 400। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमको पहले समीकरण बना के चेक करना है कि क्या यह संभव है कि नहीं, इसके जो मूल हैं वो निकल के आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x माइनस b की वैल्यू नहीं है तो लिख सकते हैं 0x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे ax² माइनस प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू 1 निकल के आएगी, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 400। क्लियर है। तो अस्तित्व चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको रखेंगे d का मान निकालेंगे, ठीक है। d की वैल्यू निकालेंगे तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू, ठीक है, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का जो मान है वो 0 है माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू माइनस का 400, ठीक। तो अब g इज इक्वल टू 0, 0 खत्म, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 चौके 1600 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो d का मान है वो बड़ा है 0 से, d का जो मान है वो 0 से बड़ा है, यानी मूल के अस्तित्व हैं या मूल वास्तविक हैं। तो लिखेंगे वास्तविक मूल हैं। जब मूल वास्तविक हैं तो इन्हें निकाला भी जा सकता है। क्लियर है। तो चलिए इसको अगर हम समीकरण 1 बना दें, इसको समीकरण 1 बना दें तो यहाँ से ही मूल निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं तो जो x की वैल्यू आई थी जैसे निकालना था मूल वैसे भी आप निकाल सकते हैं।
तो हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना था, तो बड़ी क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं, इस यहाँ से ही निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400, तो x इज इक्वल टू 400 को उधर भेज देंगे, 400 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 400, x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो 20 निकल के आ गई। अब हमको x ही तो चाहिए था। अब यहाँ से हम बगिया की चौड़ाई और लंबाई निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे बाग की चौड़ाई x इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x माने थे, तो यानी 2 गुणे 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये हमारा आंसर रहा। इसी का चौथा प्रश्न बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो मान लेते हैं, इसी का चौथा क्वेश्चन है, मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष। अब दोनों के जो आयु है उनका कॉम्बिनेशन यानी उनका योग 20 है, तो दूसरी की क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, तथा दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स वर्ष। क्लियर है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल जो था वो 48 था। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो कितनी हो जाएगी, पहले मित्र की आयु चार वर्ष पर पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी रही होगी, x माइनस 4 वर्ष। दूसरे मित्र की आयु कितनी रही होगी 4 वर्ष पहले, 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष, या इसे कर दें तो हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। दोनों मित्र की आयु निकल के आ गई। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि प्रश्नानुसार जो दोनों आयु का गुणनफल था वो था 48, यानी x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस एक्स, वो है 48। 16 से करेंगे तो 16x, x का गुणा माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का गुणा 16 से करेंगे तो माइनस 16 चौका 64, और माइनस 4 का गुणा माइनस एक्स करेंगे तो प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 16x एंड 4x 20x हो जाएगा, और ये माइनस 64 पहले से ही है, ये 48 आएगा तो माइनस 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x जोड़ देंगे तो माइनस 112 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए अब इसका गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 है यहाँ पे। तो पहले इसका मूल स्थिति निकालते ना, ये वास्तविक है कि नहीं, कि जो मूल है वो वास्तविक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम तुलना करें तो a की वैल्यू -1 आएगी, b की वैल्यू 20 आएगी एंड c की वैल्यू -112 यानी 112 आएगी। क्लियर है। तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। d स्क्वायर जो होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू 20 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू -1 गुणे c की वैल्यू -112। तो d इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, प्लस का फिर माइनस में गुणा करेंगे माइनस,
4 एकम 4, फिर इस 112 में 4 गुणा करेंगे तो 448। तो जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी माइनस में 48, यानी जो डी की वैल्यू है वो छोटा है 0 से। यहाँ -48 आ गई, जो -48 0 से भी छोटा है, यानी जो डी की वैल्यू आ गई वो -48 आ गई, यानी वो 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, मूल वास्तविक नहीं है। लिखेंगे क्या कि मूल वास्तविक नहीं है, अतः आगे हल करना संभव नहीं है। बस इतना ही करेंगे, मूल वास्तविक नहीं है अतः आगे हल करना संभव नहीं है, यानी निम्न स्थितियां संभव नहीं है। आप डायरेक्टली इतना करने के बाद लिख सकते हैं अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है। क्लियर है? तो ये रहा क्वेश्चन करने का तरीका। तो पहले इस चीज़ पे हम लोग विशेष ध्यान से ध्यान देंगे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसको परेशान हो जाएंगे, गुणनखंड करते करते ये होगा ही नहीं और आंसर निकल के आएगा ही नहीं। ठीक है, तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के एकदम अंतिम वाले प्रश्न पे और इसको भी हल। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलो ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर। तो चलिए मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई मान लेते हैं y, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में कोई कंडीशन नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग मान लेते हैं। तो प्रथम शर्तानुसार यानी लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार बोल रहा है कि जो इसका परिमाप है, परिमाप क्या होता है, वो 80 मीटर है। तो परिमाप की फार्मूला, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की बात किया है तो कॉमन सेंस यूज करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, आयताकार। तो आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 80 दिया है। तो यहाँ से 2 लंबाई की वैल्यू, लंबाई x माने हैं और चौड़ाई y माने हैं इज इक्वल टू 80, यानी 2 को उधर भेज देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 निकल के आएगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार करते हैं। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है। 400 मीटर स्क्वायर है, हाँ, इसका जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x गुणे वाई इज इक्वल टू कितना, 400। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लेते हैं। समीकरण 1 का यूज करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है, अगर हम y को उधर भेजते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 माइनस वाई। ये समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू होगा 40 माइनस वाई। अब इस समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 400। जहाँ x है उसकी जगह 40 माइनस वाई रख देंगे तो हो जाएगा 40 माइनस वाई, और ये y इंटू में हो जाएगा इज इक्वल टू 400, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। इधर लाएंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 40y माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अब स्थिति संभव है कि नहीं पहले ये चेक कर लेते हैं। तो स्थिति संभव के लिए क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे -1 आएगा, b की वैल्यू निकालेंगे 40 आएगा, एंड c की वैल्यू निकालेंगे -400 आएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये इसका जो मूल है वो वास्तविक है कि नहीं।
तो मूल वास्तविक चेक करने के लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी इज इक्वल टू बी की जो वैल्यू है वो 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू -1 और गुणे सी की वैल्यू -400। क्लियर है? कितना क्लियर? अब करते हैं तो डी की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 चौके 1600 और माइनस का गुणा माइनस से प्लस का गुणा फिर माइनस से करेंगे तो माइनस 4 चौके 1600 इधर भी आ जाएगा। यानी जो डी की वैल्यू है वो 0 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। और जब डी की वैल्यू 0 आती थी तो वहाँ पर क्या कंडीशन होता था कि दो बराबर मूल होंगे। इतनी ये चीज़ें, ठीक है। तो दो बराबर मूल होंगे तो उसके लिए हम यानी वास्तविक मूल हैं, क्योंकि बराबर आ गए हैं तो वास्तविक हैं, तो इसका हल भी संभव है। तो लिखेंगे अतः दो बराबर मूल हैं, अतः दो बराबर मूल हैं। अब दोनों मूल को ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो चाहे तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दें। कौन सा? ये वाला। यानी लिखेंगे अब फार्मूला लगा देंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x इज इक्वल टू, इसे क्या कहेंगे फिर? माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस बी की वैल्यू यहाँ से -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी यहाँ निकाले थे ना, कितना? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0, तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। 2a की वैल्यू कितनी है? -1 x इज इक्वल टू -40 हो जाएगा ऊपर और प्लस माइनस ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। 2 का गुणा -1 में कर दें -2, माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2 से 40 20 बार में पड़ जाएगा। x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है, तो यानी यही हमारा मूल निकल के आ गया। अतः बाग की लंबाई को x माने थे ना, लंबाई कितनी हो जाएगी? 20, क्योंकि x माने थे तो x बराबर 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई देखिए, चौड़ाई y माने थे तो y इज इक्वल टू, यहाँ से किसी समीकरण रख लेते हैं ना, तो चौड़ाई y माने थे तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसी में रख दें 1 2 3, कौन सा रखें? समीकरण किसमें रख दें? समीकरण 1 में रख देते हैं ना। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू 20 आई है, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, यानी y इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, यानी y की जो वैल्यू आ गई वो 20 आ गई। यानी चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई। तो लंबाई भी 20 आ गई और चौड़ाई भी 20 आ गई। दैट्स क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन, और इस प्रकार हम लोगों ने समाप्त कर दिया है द्विघात समीकरण के अंतिम चैप्टर को। और आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सोल्यूशन के साथ। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। जय हिंद।